प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जान रहे हैं कि हम लोग इस समय अनुशीलन प्रश्नीकरण का जो कौशल होता है उसकी बात कर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वह है किस तरह से विद्यार्थियों को अंतःक्रिया के लिए प्रेरित किया जाए। अंतःक्रिया के लिए प्रेरित करने में सफलता जो है वही सफलता हमारी शिक्षण की सफलता के संदर्भ में आकी जाती है। तो प्रश्न उसमें किस तरह सहायता करते हैं, इसको हमने पिछले जो वीडियो डाले हैं उसमें देखा, समझा जाना किस तरह से प्रश्नीकरण कौशल का जो घटक है वह अस्तित्व में आता है, पुनः केंद्रीकरण होता है या पुनः प्रेषण होता है, किस तरह से वह अंतःक्रिया के लिए प्रेरित करता है। जैसे एक सामान्य उदाहरण आपके सामने रखा जाए। किसी कक्षा में आप एक प्रश्न पूछते हैं, तो जब आप किसी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो होता क्या है, वह प्रश्न आपके द्वारा जो पूछा गया वह पहले किसी विद्यार्थी से न पूछ करके कक्षा के सामने रखा जाता है। जब पूरी कक्षा के सामने वह प्रश्न रखा जाता है तो उस पर पूरी कक्षा अपना उत्तर देने के लिए विचार करना प्रारंभ करती है। और जब उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी एक विद्यार्थी को कहा जाता है कि आप बताइए, तुम बताओ, तो फिर वहाँ जब वो कहना भर है वहाँ शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया होती है। इसके बाद जब विद्यार्थी उत्तर देने शुरू करता है तो एक विद्यार्थी जो उत्तर देना प्रारंभ करता है उसके साथ साथ जो सभी विद्यार्थी बैठे हुए हैं वह भी उस उत्तर पर विचार करते हैं, उस पर अंतःक्रिया करने लगते हैं। तो आज हम इसी अंतःक्रिया के एक प्रमुख उपकरण प्रश्नीकरण की बात करेंगे कि प्रश्नीकरण का प्रयोग कैसे शिक्षा में किया जाता है और कैसे बेहतर ढंग से किया जा सकता है। तो उसके लिए आप जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में कक्षा में जाने के पूर्व एक योजना का निर्माण किया जाता है जिसे पाठ योजना कहा जाता है। तो जो पाठ योजना होती है आज हम उसको देखते हैं। अनुशीलन प्रश्नीकरण की जो पाठ योजना है अनुशीलन प्रश्न कौशल का, वह प्रारूप एक आपके सामने प्रस्तुत है मॉडल के रूप में। ये जो पाठ योजना है कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। अवधि 6 मिनट की है। विषय यहाँ भौतिक विज्ञान है। प्रकरण है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसको आप आगे बढ़ते हैं तो आप जानते हैं पाठ्य योजना सोच पाठ्य योजना बनाई जा रही है, उसमें हम उस कौशल के घटकों को लिखते हैं। तो कौशल के घटकों के संदर्भ में आप देखें तो यहाँ जो कौशल के घटक आप जानते हैं वही कौशल के घटक हैं, यानी संकेत देना। पहले तो आप प्रॉम्प्टिंग की बात करते हैं कि ऐसी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं जो कि उत्तर के लिए संकेत देते हैं। और दूसरा जो विस्तृत सूचना प्राप्त तकनीकी है, इसमें क्या होता है, इसके द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है इसके द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि किस तरह से प्रत्येक के संदर्भ में विद्यार्थी को पूरी जानकारी हुई है या नहीं हुई है। विस्तृत सूचना तकनीकी से यह बात होती है। और जानते हैं, पिछला वीडियो देखिए। तीसरा पुनः केंद्रीकरण है। पुनः केंद्रीकरण का मतलब प्रश्नों को इस तरह से करना जिससे कि उनका उत्तर आसानी से पूछा जा सके और सभी बच्चे उस पर विचार करने लगे। इसके बाद पुनः प्रेषण। पुनः प्रेषण का मतलब है जैसे एक विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाता है तो उसको दूसरे विद्यार्थी की ओर हम उत्तर प्रश्न को कर देते हैं, जिसे पुनः प्रेषण कहते हैं। और उसके बाद पांचवा जो है आलोचनात्मक सजगता है। आलोचनात्मक सजगता का तात्पर्य होता है जो क्रिटिकल अवेयरनेस है। इस तरह से विद्यार्थी में जागरूकता की जाए कि वह किसी प्रश्न की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्षों को निरपेक्ष रूप से बिना पक्षपात के सोच सके, विचार विमर्श कर सके। अब इसके बाद आइए हम यहाँ देखते हैं जो मूल पाठ्य योजना है।
तो इसमें आप पहले कॉलम में आप जानते हैं जो बनाया गया, यहाँ आप छात्राध्यापक कथन, कार्य या छात्राध्यापक क्रिया लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? छात्राध्यापक क्रिया। दूसरा जो यहाँ लिखा गया है छात्र कथन, छात्र कथन की जगह आप चाहें तो यहाँ तकनीकी रूप से जो मेरी दृष्टि है उसमें यहाँ छात्र अनुक्रिया ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो विद्यार्थी क्रिया करता है वह शिक्षक के क्रिया के द्वारा अनुपालन के स्वरूप को करता है। और घटक कौन सा है? विस्तृत सूचना प्राप्ति है। अब इसमें देखिए छात्राध्यापक जो कथन है उसमें पहला कथन होता है, कार्य होता है, किसी वस्तु को जल में रहते हुए उठाने पर तुम कैसा अनुभव करते हैं? जैसे कोई पानी है, सारी कोई चीज़ है वो जल में पड़ी हुई है, उसको उठाया जाएगा तो कैसा महसूस होगा? अगर 8 का विद्यार्थी है तो उसने निश्चित रूप से इस प्रश्नों का उत्तर अनुभव किया होगा और वो कहेगा कि अच्छा रमेश चुप रहता है मान लीजिए, तो यहाँ विस्तृत सूचना प्राप्ति की तकनीक की गई है कि रमेश तुम बताओ कहा गया। तो दूसरा फिर पूछा जाता है कुएं से जब पानी निकाला जाता है तो बाल्टी को निकाला जाता है, बाल्टी जब तक पानी के अंदर रहती है तो कैसी महसूस होती है? अधिक अंदर रहने पर अधिक वजनी या पानी के बाहर मालूम पड़ती है? तो वजनी किधर मालूम पड़ती है? तो रमेश ने निकाला है तो बताया कि पानी के बाहर। तो यहाँ संकेत देने की बात होती है। तीसरे प्रश्न की ओर जाएं तो पानी के अंदर बाल्टी का जो भार कम क्यों हो जाता है? अब इस प्रश्न का उत्तर किसी विद्यार्थी से शिक्षक कहता है कि चलो रमेश तुम बताओ, सुरेश तुम बताओ। तो यहाँ उत्तर मिलता है क्योंकि बाल्टी की जो पानी का उछाल है बाल्टी को ऊपर की ओर उछालता है, जिससे बाल्टी हल्की मालूम पड़ती है। यहाँ तो आलोचनात्मक सजगता दिखा देंगे घटक में। फिर चौथे प्रश्न की ओर जाइए तो पानी के अंदर बाल्टी या किसी वस्तु के भार में कितनी कमी हो जाती है? तो यहाँ उत्तर विद्यार्थी को द्वारा दिया गया कि पानी के अंदर बाल्टी जितना पानी हटाएगी उस पानी के भार के बराबर उसके भार में कमी हो जाएगी, यानी पुनः केंद्रीकरण हो गया। इसके बाद जो 5वां प्रश्न है, यदि एक लोहे का टुकड़ा तेल में डाल दिया जाए और तेल के अंदर उसे ऊपर उठाया जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? तो उत्तर किसी बच्चे से कहा गया कि दीजिए। यहाँ लिखा नहीं गया है लेकिन समझने की बात है, जब भी प्रश्न होता है तो उसमें उत्तर किसी के कहा जाता है कि उत्तर दीजिए। तो इसमें लोहे के टुकड़े का भार कम मालूम पड़ता है। यहाँ पुनः प्रेषण और केंद्रीकरण हो रहा है। तो फिर अगला प्रश्न कहते हैं कि तेल के अंदर क्यों लोहे का भार कम मालूम पड़ता है? तो अमीश तुम बताओ। तो अमीश बताता है कि क्योंकि लोहा तेल के अंदर तेल को हटाया है, जिससे तेल के उछाल के कारण उसका भार कम हो जाता है। अब यहाँ पर आलोचनात्मक सजगता आप नंबर भी लिख सकते हैं 1 2 3 4। 7वां प्रश्न रखा गया कथन कि कोई पिंड किसी द्रव के अंदर डुबाया जाता है और उसके भार में कमी हो जाती है, तो यह कमी कितनी होती है? तो उत्तर आता है कि पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर उसमें कमी हो जाती है। तो यहाँ विस्तृत सूचना प्राप्त तकनीकी हो जाती है। इसके बाद है पिंड द्रव के अंदर कितना द्रव हटाएगा? पिंड कितना हटाएगा? अपने आयतन के बराबर यह पुनः प्रेषण हो जाएगा। अब ये जो पुनः प्रेषण किया गया यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो उत्तर आ जाएगा आर्किमिडीज ने विस्तृत सूचना प्राप्त की गई। और सारे प्रश्न इसमें रखे गए हैं। 10वां प्रश्न है, यदि पिंड का भार 15 ग्राम है और उसका तना आयतन जो है, यहाँ आयतन समझिएगा, जो तन केवल समझ रहा है, ये आयतन इधर दोनों है, उसका आयतन 5 घन सेंटीमीटर है, तो जल में डुबोने पर उसके भार में कितनी कमी हो जाएगी? तो आप जानते हैं कि जल में डुबोने पर उसके आयतन के बराबर भार में कमी होती है, यानी 5 घन सेमी जल के बराबर।
यहाँ संकेत किया गया और पुनः केंद्रीकरण हो गया। 11वां प्रश्न है, यदि पानी का घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो तो पिंड के भार में कमी क्या होगी? 5 ग्राम की कमी होगी। यहाँ भी संकेत दिया गया। जल के भीतर पिंड का भार क्या होगा? जल के भीतर जो पिंड का भार होगा वो 15 में से 5 निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसका जो 5 घन सेंटीमीटर 5 ग्राम है, तो 15 में से 5 निकाल देंगे, 10 ग्राम पुनः प्रश्न होगा। और इसके बाद इसके आधार पर हमें आर्किमिडीज सिद्धांत को कैसे परिभाषित करेंगे, तो आप यहाँ इतना उदाहरण प्रश्नों के द्वारा समझा चुके हैं। तो विद्यार्थी कहेगा कि जब कोई वस्तु या पिंड किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है, और वह कमी उस वस्तु या पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जो उसके द्वारा हटाया गया द्रव है या भार है उसके बराबर होता है कि पुनः केंद्रीकरण का है। इस तरह से ये विज्ञान की एक पाठ्य योजना मैंने कक्षा 8 की अनुशीलन प्रश्नकरण के लिए प्रस्तुत किया है। इसको समझिए, देखिए, जैसा मुझे बताने का कष्ट करिएगा। हो सके तो चैनल लाइक से सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।